everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। वन शॉट होगा, चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते चलूंगा। और ये जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके साथ में एक शिकायत, क्या कि कभी कुछ ऐड हो रहा है, कभी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आखिरकार कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सीबीएसई जो है ना, तो ऐसे आपको अंधेरे में छोड़ के नहीं जाएगा। उसमें यह होता है कि आपको एक सर्कुलर दिया जाता है जिसमें बता दिया जाता है कि कितना कितना पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरा चैप्टर लिख दिया है। अब ये नहीं बताया क्या डिलीट हुआ क्या नहीं। तो किसको रेफर करेंगे हम? नई एनसीईआरटी को। और नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। फाइन। अब जैसे अगर आप देखोगे, आज से 1 साल पहले जो वीडियो बने थे उसमें कुछ टॉपिक वो भी ऐड हुए जो इस साल एग्जाम में नहीं आना है। उससे 2 साल पहले जो वीडियो बने थे उनमें वो भी टॉपिक ऐड हुए जो अब नई एनसीईआरटी की बुक में है ही नहीं। तो कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन पे क्लैरिटी ऐसे लाते कि जितने टॉपिक एनसीईआरटी में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर वो सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब छोड़ दो। आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो जो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ना है, वो बोर्ड एग्जाम में आना है। दैट्स इट। शुरू करते हैं फटाफट से। जल्दी जल्दी आराम से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आराम से पढ़ेंगे। मतलब यह है कि वन शॉट होगा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होगा। सारे क्वेश्चंस बताते चलूंगा कहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, किस तरह के सवाल बनने की पॉसिबिलिटी होती है। शुरू करते हैं चैप्टर के साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखो, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज का मतलब ये, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो जहां पे क्या किया जा रहा हो, रॉ मटेरियल लाया जा रहा हो, उसका फॉर्म चेंज किया जा रहा हो, उसको प्रोसेस किया जा रहा हो, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, वाइसा वर्सा टाइप से। तो इंडस्ट्रीज कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। आज हमारे इर्द गिर्द जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री से निकल के आए, ठीक है। अब ये आप ये देख रहे हो दोनों खेल खिलौने। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जैसे अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक लगा है, इसमें अगर फाइबर लगा है, इसमें अगर मेटल लगा है, तो वो मेटल प्लास्टिक फाइबर को इकट्ठा किया गया, उनको प्रोसेस किया गया। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे तो पेन में और ये स्लाइड चेंजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया उन्हें, ठीक है। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें लगी होगी। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अब उस हिसाब से जैसे देखोगे तो इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे तो अबेंडेंस में रॉ मटेरियल है, सारे मिनरल्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को जैसे देखोगे तो सारा दाल चीनी वगैरह सब कुछ है, सब कुछ नेचर में अवेलेबल है, ठीक है। वो प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया जैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट को आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, उसका कुछ तीसरी चीज नहीं बना पाओगे। तो उस सेंस में इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, पता है कि वो डेवलपमेंट के लिए बैकबोन की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। डेवलपमेंट की तरह, डेवलपमेंट के लिए अगर आप जैसे देखेंगे तो इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट रोल डज दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्ले, या फिर अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो दीज आर दी पॉइंट्स। अब आपको यहां एक सीधा सवाल बनता है, सीधा बनेगा तो ऐसा बनेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। वो घुमा के आएंगे तो उसमें यह पूछ सकते हैं कि गिव द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब डायरेक्ट ना पूछते हो, इनडायरेक्ट शब्दों का खेल रहेगा। सवाल बहरूपिया होता है, अलग अलग शब्दों में आ सकता है, आपको कंटेंट पता होना चाहिए अंदर क्या जाएगा। तो जैसे अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बड़ाई करने की जब बारी आएगी तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है कि इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ या फिर इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, इंडस्ट्रीज सिर्फ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दे रही है, वो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। कैसे? तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग हैं जिनके पास काम नहीं या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन जब इंडस्ट्रीज खुल जाएगी तो कुछ लोग इंडस्ट्रीज में भी काम करने आ जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पहला इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या हो गया कि इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। सिमिलरली
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है, जब इंडस्ट्रीज लग रही है, तो इट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो जितना काम था खेती में प्राइमरी सेक्टर में उतना कर लिया, बैठे हैं। लेकिन जब फैक्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, तो वही वाली बात है कि एक्सेस एम्प्लॉयमेंट से लोग मतलब कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, तो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। अब जब वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ गए तो उससे क्या हो रहा है कि वो चार पैसा कमाएंगे, गरीबी से बाहर निकल के आएंगे, बेरोजगारी से बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, और यहीं पे इसी चीज का ध्यान रखते हुए, जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी सरकार ने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत किया था, बड़े बड़े पीएसयूज वगैरह स्टैब्लिश किए थे, ताकि क्या हो कि उन फैक्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज में लोग काम करने जाएं तो लोगों को काम भी मिलेगा और गरीबी भी खत्म होगी। ठीक है, तो एक एडवांटेज ये हो गया। तीसरा जिस देखें तो एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। हमने इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाए, खेल खिलौने बनाए, तो अब ऐसा तो नहीं कि बना बना के ढेर लगा लेंगे, पहाड़ बनाएंगे कि हाँ इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। हम उन सामानों को बेचेंगे। अब उन सामानों को जब बेचेंगे तो सामान बेचा तो उधर से थैंक यू नोट के साथ में पैसा भी आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने दूसरे देशों को जब मान लो कि गुड्स बना बना के एक्सपोर्ट किया, आपके देश से बाहर निकाले, तो वहां से आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, उससे क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर में पैसा आया ना, तो क्या देख रहे हो आप कि एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है आपके पास में। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स हायर वैल्यू ऑफ गुड्स टू अ कंट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से क्या हो रहा है कि पहले आप टमाटर बेच रहे थे, टमाटर आपके मान लीजिए 20 रुपए किलो बिक रहे थे, अब आपने केचप बना दिया, तो 1 किलो केचप की कीमत 20 रुपए नहीं होती है, 200 रुपए 400 रुपए हो सकती है। समझ में आया? तो उस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जब आपने प्रोसेसिंग करी, फॉर्म चेंज करा, वैल्यू एडिशन करी, तो उससे आपके पास में क्या मिल गया, उससे मतलब कह सकते हैं उससे गुड्स में वैल्यू एडिशन करने से गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब आपके देश में ज्यादा पैसा आएगा, क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म चेंज करके उसमें वैल्यू एडिशन किया है। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखना। लगाओ जरा टीकी बिंदी चंदन लगा दो इस टॉपिक को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव टर्म्स में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में इसी का एक और भाई इसी टॉपिक से जो एक सवाल बन के आता है वो क्या है, चैप्टर में इतना पढ़ा आपने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस समझ में आई। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसी में ऐड ऑन हो जाता है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कहने का प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन उनको अलग अलग चश्मे से मत देखो, वो दोनों एक साथ ही है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, इनफैक्ट दे गोज हैंड इन हैंड। हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज and agriculture sector goes hand in hand, how they are not exclusive to each other, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे नहीं है। इस तरह से अगर सवाल आता है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे नहीं है, how they are not exclusive, they goes hand in hand, अगर ऐसा सवाल आता है तो इस सवाल का जवाब आपको देना होगा कैसे, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा कि both the sector moves hand in hand। इन व्हाट सेंस? तो जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो भाई साहब एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज क्या बनाती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर एक मशीनरी है, पाइप्स हो गई एक मशीनरी है, और इन्हीं मशीनरी का इस्तेमाल करके खेती होती है। तो खेती में जो प्रोड्यूस हुआ वो रॉ मटेरियल बनता है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो प्रोड्यूस हुआ है उससे खेती होती है। तो क्या हो रहा है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से, बोथ मूव्स हैंड इन हैंड। और यही सवाल बनता है कि हाउ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, हाउ दे मूव्स हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो वो आपसे बनना चाहिए, बनेगा। अब अगर आगे बढ़े तो देखो इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं है कि सेक्लूजन में चल रही है, वो इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लीमेंट कर, एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब आपको यहां ये चीज समझना होगी, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमिक्स कनेक्ट करते चलना है, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर हमने माना कि उस पर बहुत केंचियां चल गई हैं, लेकिन जितना पढ़ा तो उसमें एक चीज समझ में आई कि ग्लोबलाइजेशन से क्या है, ग्रेटर इंटीग्रेशन। ग्रेटर इंटीग्रेशन के चलते आप जैसे देखेंगे तो इंडस्ट्रीज जो है, तो अब ऐसा नहीं कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट सप्लाई करना है, और या फिर कह सकते हैं कि इंडिया के ही कॉम्पिटिटर्स के बीच में कॉम्पीट करना है। ग्लोबलाइजेशन के चलते अब इंडस्ट्रीज के लिए ये एक चैलेंज है कि वो अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव करे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंप्रूव करे, क्योंकि अब क्या है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड बन चुका है, थ्रू आउट द वर्ल्ड बन चुका है। तो दिस इज द पार्ट, मार्क माय वर्ड्स, यहां दोनों में से कहीं ना कहीं एक सवाल फंसेगा अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट में, प्री बोर्ड में, या फिर एक स्कूल टेस्ट में सिर्फ यही चैप्टर पूछा जाएगा।
तो क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला, तो टॉपिक्स कम है। कैसे वाले? थ्योरी वाले। तो एक थ्योरी वाला टॉपिक ये हो गया, एक थ्योरी वाला टॉपिक ये हो गया, ठीक है, वो कनेक्ट करवाते चलूंगा। अब जिनके पास पुरानी बुक है, जरा पेंसिल ऐसे निकाल लो शस्त्र की तरह। पुरानी बुक पे जो अगले टॉपिक्स दिए हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इनकम, उसको काट दो। इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला जो टॉपिक है उसको काट दो। वो दो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे, नई एनसीईआरटी के हिसाब से वो नहीं आ रहे हैं। तो उन दो टॉपिक्स के ऊपर छलांग लगाते हो, एक लंबी छलांग लगाते हो, अब सीधे आ जाओ कहां पे? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अगला टॉपिक जो बुक में है, ठीक है। कट शॉर्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलना। तो अब जिस देखो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगला टॉपिक है। ज्योग्राफी की बात करें और ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन ना आए तो फिर ज्योग्राफी अधूरी है, ठीक है। तो वैसे जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंशिएट करने को आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पहला हो गया, ठीक है। अलग अलग बेसिस होंगे कि रॉ मटेरियल के हिसाब से, जैसे आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको अलग अलग बेसिस पे, स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से आप अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। क्विज में पार्टिसिपेट करने जाना तो अलग अलग तरह से क्लासिफाई करोगे कि ये बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये नहीं। तो वैसे आप देखो कि यहां हमने बेसिस रखा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जहां पे मिनरल्स का, ठीक है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी? शुगर इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ये सब क्या है? ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल मिल रहा है उन इंडस्ट्रीज को। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनको मिनरल्स रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो जहां पे मिनरल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। फिर आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मतलब वो इंडस्ट्रीज क्या रोल प्ले कर रही है। तो कुछ इंडस्ट्रीज होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, जैसे वो इंडस्ट्रीज क्या रोल प्ले करती है कि सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को जोड़ के रखती है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो आयरन एंड स्टील से ही मशीन बनेगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही घर बनेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही क्या होगा? दुनिया भर के तमाम डेवलपमेंट होंगे। तो वो एक बेसिक इंडस्ट्री हो गई है। और कुछ इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, मतलब जिनने प्रोडक्ट क्या बनाया? टूथपेस्ट। क्या काम है उसका टूथपेस्ट का? तो वो हर घर में कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह चले जाएगा। हर कंज्यूमर क्या करेगा? दांत घिसेगा, चमकाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट रेडी टू कंज्यूम गुड्स बनाती हो, और बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, की इंडस्ट्रीज की तरह रोल प्ले कर रही है। जैसे आयरन एंड स्टील, कितने मल्टीपल पर्पसेस है उस इंडस्ट्री के, उस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री यहां चल रही है, ठीक है। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितनी पूंजी लगाई है, कितना पैसा लगाया है, ठीक है। तो पैसा लगाया इन द सेंस कि कितना पैसा लगाया है कंपनी में, कंपनी उस हिसाब से क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल कैसे क्लासिफाई करोगे? इसमें और भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लेकिन अभी के लिए जैसे माने तो 1 करोड़ रुपए जो आपकी बुक में दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए से नीचे की इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। उसके ऊपर फिर मतलब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे क्लासिफिकेशन होता चले जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन, ठीक है। तो अब देखेंगे तो एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जो सरकार के द्वारा ओन की जाती है। जैसे क्या हो गया? रेलवेज हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप क्या देखेंगे तो सरकार के द्वारा ओन किया गया, जैसे भेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई इंडस्ट्रीज होती है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो प्राइवेट पर्संस के द्वारा ओन की गई हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइवेट पर्संस के द्वारा क्या ओन किया गया? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा हो गया, ठीक है, अडानी ग्रुप हो गया। तो ये क्या है? ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया गया है। जॉइंट सेक्टर में क्या जाएगा? जो जॉइंटली ओन की जा रही हो। किसके द्वारा? जो जॉइंटली ओन की जा रही हो, 2, 4, ठीक है, दो गवर्नमेंट और प्राइवेट के द्वारा, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे हो गया, मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ठीक है। या फिर प्राइवेट जैसे मारुति सुजुकी जो है तो वो प्राइवेट पार्टनरशिप से आया है। तो ऐसे जॉइंट सेक्टर होता है, ठीक है, जो दो इंडिविजुअल्स के या फिर गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के जॉइंट वेंचर से बनी हो, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब क्या है कि जहां पे जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे देमसेल्फ आर दी ओनर्स। एग्जांपल अमूल, तो अमूल क्या है? आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, जिसमें सारे जो फार्मर्स है जो मिल्क सप्लाई करते हैं, दे कम देयर, दे फॉर्म दी कंपनी, ठीक है। और उनके मिल्क से जैसे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑपरेट हो रही है, उनको जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप देखेंगे तो पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया आपका।
आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्रीज हैं, गुड्स बनाएंगे, गुड्स बनाने के बाद में वो जो गुड्स बना रही है ना, तो फिनिश्ड गुड्स का वेट क्या है, रॉ मटेरियल का वेट क्या है, ठीक है, कितना बल्की है या कितना लाइट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे गुड्स के और रॉ मटेरियल के वजन के हिसाब से जो कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, तो उसमें हैवी इंडस्ट्रीज आती है और लाइट इंडस्ट्रीज आती है। जैसे आयरन एंड स्टील क्या हो जाएगा, हैवी इंडस्ट्री में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल भी खूब लगता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी भारी बनता है। ऐसा भी नहीं कि चोर चोरी करके सिर पे लेके भाग जाएगा। लेकिन लाइट इंडस्ट्रीज में जैसे अगर आप देखोगे तो मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, ठीक है, लाइट बल्ब्स बन रहे हैं, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या है, बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट बनाती है और रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा बल्क में नहीं लगता है इनको, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन टाइप में डिफरेंशिएट बिटवीन में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। इंपॉर्टेंस समझ में आई, हमें समझ में आया कैसे एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों एक साथ साथ जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन देख लिए वेरियस टाइप्स के। अब चैप्टर में आगे आता है आपका दो तरह की इंडस्ट्रीज आपको बताई जाएगी चैप्टर में, एक एग्रो बेस्ड और एक मिनरल बेस्ड। किस बेसिस पे है, जरा मन में जवाब आना चाहिए, मन से जुड़े हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता हो। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड के अंदर एक सब डिवीजन हो गया कि कॉटन इंडस्ट्री है। कैसे चलेगी कॉटन इंडस्ट्री, तो कॉटन को ग्रो किया जाता है, ग्रो किया जा रहा मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, लेकिन कॉटन अपने आप में क्या है, फैब्रिक, एक टेक्सटाइल है, कपड़ा है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े वाली इंडस्ट्री। तो जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो कॉटन जूट ये दो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि किसके अंदर में आ रही है, एग्रो बेस्ड के अंदर में। कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है, क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर। शुगर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्यों होगी, क्योंकि आप देखेंगे शुगर कहां से बनता है, शुगर बनता है शुगर केन से, और शुगर केन क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो वो शुगर इंडस्ट्री भी किस में आएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। ऐसे आपको ध्यान रखना है, रटना कुछ नहीं है, लॉजिक जहां पे लग जाएगा ना, वहां पे आपके तोते जो रटने वाले हैं वो सब उड़ जाएंगे। समझ में आया, पॉजिटिव सेंस में तोते उड़ेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे अगर आगे बढ़े तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, तो कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा उद्योग है हमारे देश का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसका एक बड़ा शेयर है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। स्पेसिफिकली विमेन की अगर बात करें तो बहुत सारी महिलाओं को काम मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, अब हमारे यहां से क्या होता है कि हम अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक कपड़ा बना के बेचते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में हमारे यहां से कपड़ा जाता है और दूसरे लोग हमारे यहां का कपड़ा खरीद के ब्रांड का टैग लगा के हमें बेच देते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगी कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बहुत अच्छी है, कि हम बहुत अच्छा क्या करते हैं, पैसा कमा लेते हैं विदेशों से अपने यहां से कपड़ा एक्सपोर्ट करके, ठीक है, जीन्स वगैरह का कपड़ा, ये सारी चीजें। ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, ये एक एक पॉइंट छोटे छोटे घूम के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं और फिर सामने डांस करते हैं तो मैं समझ ही नहीं आता कि क्या लिखना है उसमें। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाते चलता हूं, ठीक है। अब जैसे क्या है, ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट इन वैल्यू चेन का मतलब ये कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको एंड प्रोडक्ट ये रहेगा कि कपड़ा बन के निकल गया, शर्ट बन के निकल के आ गया, तो शर्ट बनने के लिए वो धागे से लगा के पूरा स्टिचिंग, कलरिंग वगैरह सब कुछ, तो पूरी जो वैल्यू चेन होना है उसकी, ठीक है, वो पूरी वैल्यू चेन कंट्री के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, हमें बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पे निर्भर है हम, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री व्हिच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। तो दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिटी, या फिर कह सकते हैं एक्स फैक्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये एक एक्स फैक्टर हो गया। गॉट इट, फाइन। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस हिसाब से जैसे देखें तो एक होती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल, दूसरी होती है आपकी जूट टेक्सटाइल। दो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल से शुरू करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मतलब क्या है, कॉटन जो आपने देखा होगा व्हाइट बॉल्स रहती, कॉटन बॉल्स, तो वो खेत में जो कपास की खेती की जाती ना, उससे रुई निकाली जाती है, उस रुई से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से शर्ट, पैंट, जो भी बनाना है आपको, ठीक है, टी शर्ट, ठीक है, टॉप, लड़कियां बोलेगी हमारे छोड़ दिया, ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे तो कॉटन टेक्सटाइल जो है, तो कॉटन टेक्सटाइल में क्या है कि फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल
कपड़ा बनाना है तो उसके लिए मिल वगैरह जो पहले हाथ से बनाया जाता था, ठीक है, पहले हैंड स्पिनिंग और हैंड लूम वीविंग वगैरह का सिस्टम चलता था, लेकिन वो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप देखेंगे तो उसको पावर लूम्स टेक ओवर कर लेंगे, वो भी समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से इस देखेंगे तो पहले हैंड स्पिनिंग हाथ से चरखा चलाया जाता था, हाथ से लूम चलाई जाती थी, फिर मिल वगैरह स्टैब्लिश हुई जिसके अंदर पावर लूम चलने लगी जो बिजली से चलती थी। तो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल जो है वो मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश करी थी। फैक्ट, ठीक है, डरे तो नहीं, फैक्ट क्या है कि ऐसे नंबर्स वगैरह जो कुछ कुछ रहता है ना वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है जहां मैं हाईलाइट भी करता हूं। जैसे फर्स्ट कॉटन कह सकते हैं कॉटन मिल जो स्टैब्लिश हुई थी मुंबई में 1854 में, हैंड स्पिनिंग वीविंग चलती थी, फिर क्या आया, पावर लूम आ गई। तो आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज, पावर लूम्स मतलब जो बिजली से चलने वाली, ठीक है। और फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले तक हमारे यहाँ का कपड़े की बहुत ज्यादा डिमांड थी, ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने आपको बताया भी है। लेकिन फिर विद टाइम क्या हुआ, फिर विद टाइम जैसे अगर आप देखेंगे तो फिर विद टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीजें बिल्डअप होने लगी। क्या चीजें कि ब्रिटिशर्स ने अपने वहां पे इंडस्ट्रीज, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली, वो इंडस्ट्रीज से यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाने लगा, हमारे देश में फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए जाने लगे। रॉ मटेरियल तो ले जाते थे उधर से, फिनिश गुड्स बना के ला के देते थे, जिससे ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड अ मेजर सेटबैक, ठीक है। जो हैंडलूम और हैंड वीविंग स्पिनिंग चलती थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला एक, ठीक है। तो ये समस्याएं थी कुछ थोड़ी सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इनिशियल हमने फेज देखा देश में कैसा रहा। फिर उसके बाद में क्या है कि आज जैसे अगर आप देखेंगे और उस समय से ही इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन रहा है महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में। क्यों रहा है ये सवाल ऐसे बीच में से यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस बनता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड, ठीक है, नियर गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब क्या हो रहा है ना, जैसे नई बुक में बहुत सारा पार्ट उड़ा भी दिया है, ध्यान रखना। तो व्हाट आई ट्राइड कि मैं आपको नई बुक का कंटेंट देते चलूं, ठीक है। तो और जहां जरूरी रहेगा वहां बताऊंगा कि पुरानी बुक में ऐसा भी था, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। गुजरात महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल इज इक्वल टू कॉटन सॉइल, उसे रिगुर सॉइल भी कहा जाता है। खूब कॉटन ग्रो होगा तो जहां कॉटन ग्रो होगा, जहां रॉ मटेरियल होगा वहीं तो इंडस्ट्रीज जाएगी, सिंपल। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, मतलब रॉ कॉटन अवेलेबल है बहुत आसानी से, मार्केट अवेलेबल है गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आप यहां से बहुत आसानी से क्योंकि पोर्ट एरियाज लगे हुए हैं, कोस्टल स्टेट से दोनों। लेबर भी मिल जाएगी, पॉपुलेशन बहुत है, मॉइस्ट क्लाइमेट विच इज गुड फॉर स्पिनिंग वीविंग। तो इसके चलते क्या है, इंडस्ट्रीज लोकलाइज्ड है महाराष्ट्र गुजरात में, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ में अगर आप विशेष रूप से जैसे देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल के साथ में, तो क्या केस रहा है ना, इट्स एसोसिएशन विद अदर इंडस्ट्रीज आपको समझना होगा। जैसे कि सिर्फ कपड़ा नहीं बन रहा है, आप क्या देख रहे हैं, कपड़ा बनेगा तो उसके ऊपर डाई होगा, केमिकल वगैरह का इस्तेमाल होगा, तो केमिकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मिल, तो जो जैसे टेक्सटाइल मिल्स होती है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मशीनरी, तो मशीनरी वाला जो मशीनरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसको भी सपोर्ट हो रहा है। स्टोर, अब आपको वो स्टोर करना है, पैकिंग करना है, कपड़ा बनाया एक शर्ट, तो शर्ट को पैक भी किया जाता है डब्बे वगैरह, वो तो वो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल रहा है, समझ में आया। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बट इट इज सपोर्टिंग अदर वेरियस इंडस्ट्रीज आल्सो। सिमिलरली आप देखेंगे तो द इंडस्ट्री इज लिंक्ड विद फार्मर्स एंड वर्कर्स आल्सो। जैसे क्या हो रहा है ना कि इस इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो आपको क्या चाहिए रहेगा, रॉ कॉटन, जो कि कौन देगा, किसान। अब किसान जो है तो रॉ कॉटन की खेती कर रहा है, लेकिन बहुत सारे वर्कर्स हैं तो वो कॉटन को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, हाथ से हैंड प्लकिंग की जाती है, हाथ से तोड़ा जाता है वो जो रुई के कपास के जो फूल रहते हैं उन्हें, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फार्मर्स, वर्कर्स, दूसरी इंडस्ट्रीज, सबकी ग्रोथ एसोसिएटेड है विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आई होप आपको इतने में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आया है, क्यों लोकलाइज्ड है, ठीक है, कैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, इंटरनली कैसा भी क्वेश्चन आए। अब जैसे पहला ये टॉपिक था, क्या टॉपिक था पहले, एक सेकंड, ये वाला टॉपिक तो रह गया हमारा, क्या कि स्पिनिंग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको एक चीज समझना होगी कि स्पिनिंग कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, while weaving is decentralized and incorporate traditional skills।
दो प्रोसेस होती है टेक्सटाइल बनने में, 2-3-4 प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले तो क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल ग्रो करते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। कैसे? तो रॉ मटेरियल से, जैसे कॉटन बॉल है, रुई है, तो रुई देखिए, रुई से धागा बनता है। तो रुई से धागा बनना मतलब क्या हो रहा है? स्पिनिंग हो रही है, धागा बन रहा है, ठीक है। तो स्पिनिंग जो है ना, स्पिनिंग तो क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु में कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि यहां ग्रो हो रहा है, क्या? कॉटन ग्रो हो रहा है। लेकिन फिर वीविंग की बात जो हो रही है ना, कि उस धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है, तो धागे से कपड़ा बनाने की टेक्निक अलग अलग है। जैसे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अलग तरह से कपड़ा बनेगा, मध्य प्रदेश में अलग तरह से बनेगा, महाराष्ट्र में अलग तरह से कपड़ा बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग तरह से कपड़ा बनेगा। तो जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती है ना, ठीक है, जो रीजनल स्किल्स होती है, उन्हें इनकॉर्पोरेट करने के लिए वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड बट स्पिनिंग इज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। आई होप यू गॉट इट। क्लियर हुआ? तो ये फैक्ट है किस चीज से जुड़ा हुआ? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है बहुत प्रोमिनेंटली कि चैलेंजेस क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है। अब ये वाला टॉपिक एक्सक्लूसिवली बुक में नहीं दिया है, लेकिन चैलेंजेस क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा फेस किया जा रहा है। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन आ जाता तो एग्जाम में हाथ नहीं खड़े करके आना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि हम पढ़ इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रहे तो आपको सब चीजें ध्यान होना चाहिए। तो जैसे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एनी इंडस्ट्री। तो अब सिंपल सी चीजें, कुछ पॉइंट, जैसे पावर सप्लाई की एक प्रॉब्लम होती है देश में, ठीक है, सफिशिएंट पावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी, अब हम जैसे अगर हम देखेंगे तो हम बहुत अच्छी क्वालिटी का क्या बना लेते हैं, फैब्रिक बना, वो क्या बोलते हैं, थ्रेड बना लेते हैं, यार्न जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का हम फैब्रिक नहीं बना पाते क्योंकि हमारे उतनी अच्छी मशीनरी नहीं है। तो हम यार्न एक्सपोर्ट करते हैं, वो कपड़ा बना के हमें ही पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। लो आउटपुट ऑफ लेबर उतना स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है। स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अब हर इंडस्ट्री में, जैसे जूट में बात करेंगे तो जूट में भी क्या हो रहा है कि जूट का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जूट में जो जैसे नायलॉन वगैरह ये आ गया, तो नायलॉन और ये जो मटेरियल का पैकेजिंग बैग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ना, तो दे आर गिविंग द डायरेक्ट कंपटीशन। तो सोशल साइंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बुक्स। आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। आपको वहां पे ऑन स्पॉट क्वेश्चन समझ के आंसर लिखते आना चाहिए, समझ गए? ठीक है, मुस्कुरा जरा एक बार। तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंप्लीट हुई है। आते हैं जूट टेक्सटाइल पे। जूट टेक्सटाइल, जूट क्या है? तो जूट भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब खेती की जाती है जूट की, बड़ी नखरीली क्रॉप है, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा भी हमने। और उस जूट को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद में जूट प्रोडक्ट्स, गनी बैग्स प्राइमरली बनते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रॉ जूट प्रोड्यूस करते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। बांग्लादेश भी हम ही एक्सपोर्ट कर देता है, इसके लिए हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है, पानी मिल जाता है, सॉइल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा जूट का मतलब, जूट एज अ कह सकते हैं रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जूट एज अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, उस क्षेत्र में बहुत ग्रो कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे ना, तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पार्टीशन के समय एक बहुत बड़ी समस्या फेस करी थी। पार्टीशन के पहले तक बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सब एक ही था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है, ठीक है, वो कहां चले गए? जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज सारे चले गए वेस्ट बंगाल में, और इंडस्ट्रीज हमारे पास रह गई। बांग्लादेश में चले गए, इंडस्ट्रीज हमारे पास रह गई है, ठीक है। तो पार्टीशन के समय हमने एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करी। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है, ठीक है, बांग्लादेश वाला, वेस्ट बंगाल वाला, वो एरिया इज वेरी वेल नोन फॉर दी जूट प्रोडक्शन, लेकिन पार्टीशन के समय इंडस्ट्रीज इधर रह गई, ठीक है, और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला क्षेत्र उधर चले गया। लेकिन आफ्टर अ टाइम हमने उसको क्या कर लिया, जैसे देखेंगे ना, तो कम बैक किया। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर हुगली रिवर। अब अधिकतर जूट मिल्स जो हैं, वो देश में अधिकतर जूट मिल्स कहां लोकेटेड है? वो है हुगली रिवर के पास, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जूट मिल्स हैं। वेस्ट बंगाल में क्यों है जूट मिल्स? ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्यों है जूट मिल्स? तो कारण है कि क्योंकि जैसे हमने कॉटन का गुजरात और महाराष्ट्र देखा, कारण क्या है? ब्लैक सॉइल। वैसे ही जूट जो है तो मेजरली कहां प्रोड्यूस होता है? जैसे अगर आप देखेंगे, एलुवियल सॉइल होना चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। वो सारे नखरे वेस्ट बंगाल झेल सकता है जो जूट करता है, ठीक है। तो इस कारण से जूट मिल्स वहीं पे है जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। समझ गए? सिंपल सी चीज है। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, और ये टीकी बिंदी चंदन लगाओ क्या कि वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर हुगली रिवर, ठीक है।
गिव द रीजन बिहाइंड द लोकलाइजेशन ऑफ जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। सवाल 17 तरह से पूछ लिया जाए, आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा उस चीज के लिए। इस चैप्टर का मैं एग्जाम पैक भी दे चुका हूं, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह से सवाल बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्यों है सारी इंडस्ट्री, तो सबसे पहले तो ये एरिया जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के पास में है। यहां पे आपको वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है जो कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, इस क्षेत्र में रेलवेज का भी स्प्रेड अच्छा है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही। अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, जूट ऐसी फसल है जिसको पानी का इस्तेमाल होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, तो अबंडेंस ऑफ वाटर इज अवेलेबल। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है, वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया से आपको लेबर मिल जाएगा। ठीक है, ताकि क्या होगा कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है तो लेबर की ऐसी मारामारी नहीं रहेगी कि काम करने वाले लेबर कहां से आएंगे। कोलकाता अर्बन सेंटर है, अर्बन फैसिलिटीज जैसे बैंकिंग, मार्केट, ये सब मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाई द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड नियर वेस्ट बंगाल। ठीक है, फर्स्ट जूट मिल जो है कंट्री में वो नियर कोलकाता ही स्टैब्लिश हुई थी एट ऋषिरा इन 1859। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा सा डेजावू हो रहा होगा आपको कि हाँ ये तो वहां भी पढ़ा है हमने, ध्यान आया। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमने दो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पढ़ ली, कॉटन और जूट। अब आते हैं हम किस पे, शुगर इंडस्ट्री पे। ये भी क्या है, ये भी आप जैसे देखेंगे तो ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना। आगे बढ़ते हैं शुगर इंडस्ट्री में, तो इंडिया जो है, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चलो एक गूगल होमवर्क देता हूं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। और शुगर से ही शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, शुगर केन से ही शुगर बनता है। ठीक है, शुगर से ही जैसे अगर आप शुगर केन से जैसे अगर आप देखोगे तो गुड़ बनता है, खंडसारी बनती है, ठीक है, मोलासिस बनता है। ठीक, ये गुड़, खंडसारी, मोलासिस क्या है, तो ये भी आप जैसे देखेंगे तो शुगर, गुड़ तो आप जानते होंगे जैगरी होता है, खंडसारी भी एक तरह का गुड़ है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है आपको शुगर केन से देखने को मिलते हैं। शुगर केन एक एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, शुगर केन ही शुगर इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो शुगर केन एक ऐसी चीज है या फिर शुगर इंडस्ट्री जो है ना, तो वहां पे आपको बल्कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। बल्कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है, कि इतने सारे गन्ने ले जाना होते हैं, शुगर केन्स ले जाना होता है ट्रक में भर के, उनको प्रोसेस करते हैं और फिर जब शुगर निकलती है वो भी बोरियों में भर के निकलती है। तो शुगर केन जो है, तो शुगर केन इज अ बल्कि रॉ मटेरियल। इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, हॉलेज मतलब क्या है, भाड़े पे, जैसे अगर आप देखते हो ना कि ढोया जाता है सामान को, ट्रक में भर के सामान को इधर से ले जाते हैं, तो अब पेरिशेबल चीज भी है, शुगर केन है, समय के साथ में पेरिश हो जाएगी, उसका जैसे आप देखेंगे रस कम होगा, तो सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होता है। इसके लिए आइडियली ये सूटेबल होता है कि आप शुगर इंडस्ट्रीज को वहीं लगाओ जहां पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा हो, तुरंत गन्ने काटे और क्या कर दिए जाएंगे, प्रोसेस कर दिए जाएंगे, शुगर बना ली जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी सिचुएटेड नियर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज, और इसी के चलते 60% शुगर मिल्स आर एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार में 60% शुगर मिल्स हैं। कारण, ताकि क्या हो कि उसका वो ट्रांसपोर्टेशन में क्वालिटी रिड्यूस ना हो, ठीक है, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस ना हो। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री सीजनल भी है नेचर में, ऐसा तो नहीं कि शुगर केन पूरे साल भर प्रोड्यूस होते रहते हैं, जब उसका सीजन आता है तभी उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसके चलते क्या है, इट इज आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अब सवाल आएगा क्यों, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होती है, अभी बताया कि जहां पे सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, अपना अपना शेयर ले जाते हैं, खुश रहते हैं। तो अब क्या होगा ना, अगर कोई एक आदमी शुगर इंडस्ट्री संभालेगा तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसको रॉ मटेरियल भी अरेंज करना है, उसको प्रोसेस भी करना है, उसको ये भी इंश्योर करना है कि उसकी क्वालिटी रिड्यूस ना हो, और वो सीजनल नेचर की है बस। ठीक है, तो उसका कुछ सीजन में काम चलेगा, बाकी समय वो बंद है। तो बेहतर क्या होता है ना कि ऐसे सीजनल नेचर की इंडस्ट्रीज में जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, किसी एक के ऊपर प्रेशर नहीं आता है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, और थ्रू आउट द ईयर उसमें आपको कह सकते हैं कि रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। तो जितने समय रिटर्न मिलेगा, जिसका जितना जितना शेयर है उतना उतना लो, खुश रहो। तो यहां पे क्या होता है कि देयरफॉर इट इज सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। समझ में आया? तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अब एक चीज समझना होगा, हमने ये तो देख लिया शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में कि हाँ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में एस्टैब्लिश्ड है, ये सारा सब कुछ। लेकिन एक फैक्ट ये आ रहा है कि अब क्या हो रहा है ना कि अब जो शुगर मिल्स है वो किधर जा रही है, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में भी आपको शुगर मिल्स देखने को मिलेगी, कर्नाटका में आपको शुगर मिल्स और शुगर केन का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। क्यों? तो उसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में रिलेटिवली आप जिस देखेंगे तो क्या है,
टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस कूल रहती है, जिससे लॉन्गर क्रशिंग पीरियड मिल जाता है, मतलब बहुत जल्दी क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस नहीं होगा, तो बेटर क्वालिटी ऑफ शुगर केन, बेटर क्वालिटी ऑफ शुगर, ठीक है, प्रोडक्शन जो रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक। तो द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, फाइन। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स लॉन्गर क्रशिंग सीजन, ठीक है। मोreover द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स के कोऑपरेटिव्स भी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इसके चलते क्या है कि अब शिफ्ट हो रहा है शुगर इंडस्ट्रीज का किस तरफ, वेस्टर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स की तरफ। ये हो गया शुगर इंडस्ट्रीज कंप्लीट। तो चैप्टर में जैसे अगर आप देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बताई गई है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पे चल रही है, मतलब मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, तो जैसे अगर आप देखेंगे पहले मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें ना, तो मिनरल्स के द्वारा जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल यूज करके जो इंडस्ट्रीज चल रही है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो बहुत बेसिक इंडस्ट्री होती है। उनकी मदद से आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारा सिस्टम चल रहा होता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही होती है। वो जो हमने ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड देखा था, तो दे आर द की इंडस्ट्रीज, समझ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज उनके ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज ओवर इट। क्लियर हुआ? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, और इन्हीं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एक तरह से राजा कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है ग्रो करने में। फाइन, इनफैक्ट यहां तक कि किस कंट्री का कितना डेवलपमेंट होगा, तो कंट्री के डेवलपमेंट को समझना है तो आपको ये देखना होगा कि वहां पे कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, कितना स्टील कंज्यूम हो रहा है। हम नाश्ते में स्टील नहीं खाते, तो फिर कंजम्पशन कैसे पता चलेगा? कंजम्पशन ऐसे पता चलेगा कि जैसे अगर आप देखेंगे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो स्टील का इस्तेमाल कहां किया जा रहा होगा, वही लोग खाएंगे तो नहीं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में इस्तेमाल किया जा रहा होगा, उसको आप कहीं ना कहीं दे सकते हो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो इस सेंस में क्या है कि कंट्री डेवलप हो रही है, तो कंट्री में जितना प्रोडक्शन, जितना कंजम्पशन हो रहा है स्टील का, दैट इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। गॉट इट? ठीक है। आयरन ओर हो गया, कोकिंग कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये कुछ मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके क्या देखने को मिलता है आपको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चलती है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्नेसेस में आयरन स्मेल्टिंग होती है, ब्लास्ट फर्नेसेस होती है, जिसमें रॉ मटेरियल जो रहता है आयरन ओर जो रहता है, ठीक है, आयरन ओर हो गया, कोकिंग कोल हो गया जिससे हीट प्रोड्यूस की जाती है, स्मेल्ट किया जाएगा, स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है ना, और लाइमस्टोन रहता है, लाइमस्टोन यानी चूना, ठीक है। तो इसको 4:2:1 के रेशियो में लिया जाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग मतलब वो आयरन ओर को पिघला के उससे क्या निकाला जाता है, स्टील निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है, मैंगनीज भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस में। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे एक मैं आपको पैटर्न बताता हूं इस चैप्टर में, कंफ्यूज नहीं होना है। चैलेंजेस हर इंडस्ट्री का दिमाग में रखना क्या हो सकता है अगर सवाल बन के आता है, हर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन का रीजन, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में कॉटन क्यों है, ठीक है, हुगली बेसिन में जूट इंडस्ट्री क्यों है, फाइन। वैसे ही आप जैसे देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना कंट्री में, छोटा नागपुर प्लेटू मतलब ये वाला क्षेत्र, ओडिशा झारखंड वाला, तो छोटा नागपुर प्लेटू हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड हियर। तो पॉइंट ये वाई हर जगह पूछते चला करो, ठीक है। जब वाई पूछना सीख जाओगे जीवन सरल हो जाएगा, ठीक है, एसएसटी भी और जीवन भी। तो वाई यहां पूछोगे अगर कि क्यों छोटा नागपुर प्लेटू में कंसंट्रेटेड है, तो लो कॉस्ट आयरन ओर अवेलेबल है यहां पे, ठीक है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, आयरन ओर बहुत अच्छे से मिल रहा है कम दामों में। ये छोटा नागपुर प्लेटू पूरा स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है ना, ठीक है, रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, लेबर यहाँ पे बहुत सस्ता होता है, चीप लेबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेबर बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र लगा हुआ है बिहार से झारखंड से, हाई पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है, मार्केट भी अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट भी इन्हीं एरियाज का, जैसे कोलकाता हो गया नियर बाय, ठीक है, कोस्टल एरिया है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। बाकी इसमें और भी बहुत सारा था, जैसे मिनी स्टील प्लांट्स हो गए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, तो वो सब नई बुक में कट गया है, ठीक है। तो कंसीडरिंग दैट कि जो नई बुक का कंटेंट है मैं आपको वो बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, वाई लेट आया, ठीक है, अब तो हमने वाई बता दिया। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो आयरन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखा, दूसरी इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम भी क्या है, मिनरल है, मतलब एल्यूमिनियम भी बन तो मिनरल से ही रहा है ना। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री, ठीक है, तो मेटल्स की अगर बात की जाए तो उन मेटल्स में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री में आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन के बाद में एल्यूमिनियम है, ये राजा है तो रानी है, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस इज वेरी लाइट,
आयरन स्टील में वेट होता है, ये लाइट है, इसीलिए एयरक्राफ्ट वगैरह में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगेगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मिलेबल है, उसकी शीट बना लो, डक्टाइल वायर बना लो, ठीक है। मिलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ, अलॉयज के साथ मिला के उसको स्ट्रेंथ भी दी जा सकती है। तो इसके चलते, इतनी सारी क्वालिटी होने के चलते एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बढ़ा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। तो एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स, इन सारी चीजों में बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि क्वालिटीज उसके अंदर भी वैसी ही है सारी, स्टील जैसा स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, कॉपर जैसा डक्टाइल, मिलेबल भी है, वायर भी बना सकते हो, शीट भी बना सकते हो, सस्ता भी है, अवेलेबल भी अबंडेंस में। तो उसके चलते क्या है, बहुत सारी जगह उसका साथ क्या हो गया है, रिप्लेसमेंट हो गया है। समझ में आया? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का मतलब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है इन मेटल्स की जगह पे। फाइन। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन दी कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, मतलब ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड भी है। तो वही छोटा नागपुर प्लेटू। मिनरल्स की जब बात आती है, जैसे एक तो चैप्टर ही देखा आपने पूरा का पूरा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, इस चैप्टर में आप मिनरल इंडस्ट्रीज देख रहे हैं। मैं आपको एक हैक बता रहा हूं, मतलब हर जगह इस्तेमाल मत करना, जब फंस जाओ तभी इस्तेमाल करना। छोटा नागपुर प्लेटू लिख दिया करो जब कंफ्यूज हो जाओ कि कहां पाया जाता है, तो ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। छोटा नागपुर प्लेटू में हर चीज मिल जाती है ना। तो छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में रीजन वही है कि लो कॉस्ट रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर है, मार्केट है, पावर सप्लाई है, ये सारा सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट वगैरह भी है उस क्षेत्र में। क्लियर हुआ? अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है देखो, तो 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट लाया जाता है। बॉक्साइट रेडिश कलर का, ब्राउन रेडिश कलर का एक सब्सटेंस होता है, और होता है। बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्यूमिना, ठीक है। तो 4 से 6 टन ऑफ बॉक्साइट से 2 टन ऑफ एल्यूमिना निकलेगा, और इस 2 टन ऑफ एल्यूमिना को और प्रोसेस करके 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम निकलेगा, ठीक है। और इस तरह से बनता है एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई आपकी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बाद में आगे बढ़े अगर जैसे, तो एक चीज ध्यान रखना, अब सिंस आपको ये समझ में आ रहा है इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा और रेगुलर सप्लाई ऑफ क्या चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगा। तो ये इंश्योर करना होगा आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले। तो एक चैलेंज अगर पूछ लिया जाए तो उसी पैराग्राफ में आप देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आर at the minimum cost is the prerequisite for the development of industry। तो अगर ये नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं, तो दिक्कत आएगी। तो ये एक चैलेंज की तरह है, ठीक है। तो दिस वाज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आगे आ जाओ, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत सारी दी है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री आ गई। अब केमिकल इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, तो इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स है, केमिकल्स भी मिनरल्स है एक तरह से, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि लार्ज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों केमिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो रैपिड ग्रोथ इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज इज ऑब्जर्व। फाइन, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में कंट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स का यूज किया जाता है। और यहां से जो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आया क्या, कि विच इंडस्ट्री इज दी लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब होता क्या है ना, 2 केमिकल इस्तेमाल करेंगे जब तीसरा केमिकल बनेगा, समझ में आया? तो वो केमिकल इंडस्ट्री को केमिकल ही चाहिए रहते हैं। फाइन, तो ये ध्यान रखना होगा कि अंडरगोज प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, देयरफॉर इट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। गॉट इट? ये हो गया आपका केमिकल इंडस्ट्री, सिंपल, सीधा, सटीक। केमिकल इंडस्ट्री आ रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि क्या छोड़ना है क्या नहीं, तो जो नई एनसीईआरटी में दिया है सब पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई के सर्कुलर में सिर्फ इतना लिखा है क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब पूरा चैप्टर मतलब कि जो नई बुक में दिया है। अगला आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात करें, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्या है, देखो आज से शायद 100 साल पहले फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है, होगी भी चुटपुट होगी, लेकिन आज आप देखेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने बहुत बड़े लेवल पे आप कंट्री में देखेंगे तो मार्केट में पेनिट्रेट करके रखा है। यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी कि जो खाद बीज बनाए जा रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है वो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जैसे यूरिया जो होता है, तो यूरिया के मतलब यूरिया और यूरिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, तो डीएपी हो गया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, यूरिया हो गया, ये प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री में।
फाइन। अब हमारी कंट्री में पोटाश जो है ना, तो उसकी बहुत कमी है। पोटाश क्या होता है? तो पोटाश एक तरह से कह सकते हो कि मिनरल मिलाया जाता है जमीन में, फर्टिलाइजर्स में मिलाया जाता है, पेस्टिसाइड्स में मिलाया जाता है, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और पोटाश हमारे देश में कम है, तो पोटाश को इंपोर्ट किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पोटाश को कंज्यूम करने वाली एक मेजर इंडस्ट्री है। मतलब पोटाश फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का एक मेजर रॉ मटेरियल है। गॉट इट? अब इन इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इंक्रीज देखने को मिला है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं क्या कि विच इंडस्ट्रीज ऑब्जर्व्ड अ सडन राइज आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से प्रोडक्शन बढ़ाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उसके लिए इंडस्ट्रीज भी तो लगाना पड़ेगी ना केमिकल फर्टिलाइजर्स की। तो वो कहां से निकल के आएगी? वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से निकल के आएंगी। गॉट इट? तो ये इंडस्ट्री आपको ध्यान रखना है कि राइज इन इंडस्ट्री आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। अब प्रोमिनेंट एरियाज जो है तो क्या है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, यहां पे आपको प्रोमिनेंट रूप से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर रटना बहुत पड़ता है, तो मैं अगेन वही बता रहा हूं, लॉजिक समझना। अब क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है तो उसको नेचुरल गैस भी लगता है। फाइन। अब ये देखो कहां रहेगी इंडस्ट्रीज, तो बता रहे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वगैरह। तो अगर आप ध्यान करोगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था, जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन, गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश तक जाती है। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड नियर दैट गैस लाइन। ठीक है, ताकि रॉ मटेरियल की सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। तो ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करते चलना। गॉट इट? प्रोमिनेंट इन द एरियाज ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड केरला। आगे बढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री भी क्या है? एक मिनरल इंडस्ट्री है। अब सीमेंट में मिनरल कहां से होगा? तो सीमेंट में क्या है? जैसे लाइमस्टोन है, तो वो लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल, और वो कहां से मिल रहा है? मिनरल से मिल रहा है। ठीक है। ये पुरानी बुक्स में बहुत दिया है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, नई बुक में कंप्रेस कर दिया है। तो एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस। पर्पस तो जानते हो आप, सीमेंट जहां चिपक जाए वहां जोड़ बना दे। ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत एसेंशियल है। अब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एक्सेट्रा। ठीक है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन। कोल, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजों की भी जरूरत होती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे रेलवेज आ गया, बल्क में होता ना, इतना सारा रॉ मटेरियल आएगा, इतना सारा रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा तो बोरियां बनेंगी और वो बोरियां जाएंगी। तो क्या हो रहा है कि बल्क में गुड्स का इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल का भी। और अगर जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स देखा जाए तो ये एक हेवी इंडस्ट्री में जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए वहां पे और कंटिन्यूस पावर भी चाहिए, तो पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है सीमेंट इंडस्ट्री की। सिचुएटेड इन गुजरात एंड कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू गल्फ कंट्रीज। कहानी समझना, मतलब कुछ भी ऐसे हवा में नहीं लिखा है। क्या है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड इन गुजरात। क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज के पास में प्रॉक्सिमिटी है गुजरात की। गल्फ कंट्रीज इधर सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, सारा सब कुछ। ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे ऐसा क्यों, यहां क्यों सिचुएटेड है, तो इसके पीछे का कारण यह है, इसके पीछे का कारण यह कि यहां पे आप देखेंगे डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। अब डेवलपमेंट में वो ये कि स्टील हो गया, आयरन हो गया, उसी के साथ साथ सीमेंट भी जरूरी है, इंफ्रा बनाना है। तो वो सीमेंट जो है एक्सपोर्ट करना है, तो गुजरात में आपको बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी जहां से आप सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हो। समझ गए? ये चीज रहती है। अगली इंडस्ट्री आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब गाड़ियों वाली। अब ऑटोमोबाइल में क्या आएगा कि बाइक से लगा के, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल से लगा के, कार से लगा के, ट्रक से लगा के, सब आ जाएगा। ठीक है। तो द इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर ट्रांसपोर्ट। ये जो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ऑटोमोबाइल का अच्छा मिनरल बेस में क्यों डाला? क्योंकि आयरन, स्टील, ये सब क्या है? मिनरल से बन रहा है। आयरन स्टील को इसीलिए बेसिक इंडस्ट्री भी कह रहे हैं ना, क्योंकि देखो आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक बैकबोन बन रही है। समझ गए? तो द इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है। गुड्स और पैसेंजर दोनों को ही ट्रांसपोर्ट होना रहता है, और उनके लिए जैसे अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल जरूरी है, कार से लगा के बस तक। ठीक। आगे देखेंगे तो ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी इसमें। ठीक है। लिबरलाइजेशन जब हुआ 1990s के बाद में, लिबरलाइजेशन कहां पड़ा है? तो ध्यान करो, चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन में लिबरलाइजेशन समझा हमने। अब अगर आप सिर्फ वाटर टाइप तरीके से नहीं, वो ज्योग्राफी और ये इकोनॉमिक्स है तो अलग अलग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, कनेक्ट करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इसीलिए। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के बाद में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है, तो बाहर की कंट्री की ऑटोमोबाइल्स जो है हमारी कंट्री में आए, तो उससे हमारी कंट्री के भी प्रोड्यूसर्स ने क्वालिटी इंप्रूव करी है। ठीक है। इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली आपको। समझ में आया?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के देशों से जब पैसा आया, ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स, तो बाहर के देशों से जब पैसा आया तो हमारी कंट्री के अंदर भी क्या हुआ, एक तरह से आप जैसे देखेंगे तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे, जैसे कार्स को देख लो ना आप, आज से 20 साल पहले कार के नाम पे एक डब्बा बना के दे देते थे लोहे का, लेकिन आज कार्स के अंदर कितने फीचर्स आ रहे हैं। तो थैंक्स टू रैपिड इन्वेस्टमेंट, थैंक्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो टेक्नोलॉजी उससे जुड़ी हुई आई है। गॉट इट। चलिए, तो द इंडस्ट्री कहां पे है अगेन, तो कंट्री जो मेजर सिटीज है जैसे दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, तो दीज आर सम ऑफ द मेजर सिटीज वेयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज फाउंड। फाइन। एक और इंडस्ट्री जैसे अगर हम बात करें, लास्ट इंडस्ट्री आई गेस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इसमें मिनरल्स का क्या इस्तेमाल है, तो छोटा मोटा जैसे माइका वगैरह ये कुछ चीजों का तो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कैलकुलेटर से लगा के कंप्यूटर तक, सब आपको किसमें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट्स बनते हैं, टीवी बनता है, ठीक है, मोबाइल बनता है, कैलकुलेटर बनता है, कंप्यूटर बनता है, हर चीज। गॉट इट। बैंगलोर जो है, तो बैंगलोर को क्या कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वहां जितना, जैसे अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछ देते हैं, अगर बुक में नहीं है तो भी, पुरानी बुक में था, नई बुक में नहीं है तो भी पूछ लिया, तो अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं कि आप हाथ खड़े कर देंगे, टैकल करो क्वेश्चन, ठीक है। तो बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाता है। क्यों? कारण है सिंपल सा, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द आईटी, ठीक है, आईटीसी, ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो है वो सब बेंगलोर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इस कारण से, ठीक है। अदर सेंटर्स आर दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कोयंबटूर, तो इन क्षेत्रों में भी आपको आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अ मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये जो इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है कि इसने रोजगार बहुत दिया है। कैसे रोजगार बहुत दिया है, समझना सिंपल सी चीज है कि अधिकतर लोग जैसे अब जो पढ़ने के बाद में इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद में साथ साथ जैसे अगर आप ये भी देखोगे कि विमेन वगैरह भी हो गई, तो जो एजुकेटेड वर्कफोर्स है तो दे आर मोस्टली इन दिस सेक्टर, तो वो मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो दे आर प्लेस्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और आज के समय में हर चीज जो है तो वो इंटरनेट ड्रिवन है ना, तो उस सेंस में एम्प्लॉयमेंट बड़े स्केल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। A major impact of this industry has been on employment generation. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industries in India. ठीक है, हार्डवेयर भी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, इसके चलते क्या देखने को मिल रहा है आपको, ओवरऑल ग्रोथ है इस सेक्टर में। गॉट इट। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, लास्ट पार्ट सिंपल सा ये बता रहा है कि इंडस्ट्रीज है बहुत बढ़िया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अलग अलग पढ़ी हमने, एग्रो बेस्ड के भी, मिनरल बेस्ड के भी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हर इंडस्ट्री के बारे में आपके पास में मिर्च मसाला है, जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया क्या, कि चैप्टर में थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जो मेजर थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं 5 नंबर टाइप के, वो वाले एरियाज थोड़े कम है। तो जैसे इंपॉर्टेंस बताया, हाउ दे आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर वाला पॉइंट बताया। वैसे अब एक चीज बता रहा हूं कि यहां पे आप जिस देखेंगे ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अलग अलग तरह के पॉल्यूशंस कौन कौन से हो रहे हैं उस पर क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अ लॉट इन डेवलपमेंट, सही बात है, बट इन टर्न इट हैज कॉज्ड पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बात भी सही है कि इंडस्ट्रीज जो है तो डेवलपमेंट तो करवा रही है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो प्रदूषण भी कर रही है, पॉल्यूशन भी कर रही है, ठीक है। जो प्रकृति है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आपको देखने को मिल रहा है कि उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, ठीक। तो क्या, किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो यहां जैसे देखेंगे एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या। एयर पॉल्यूशन क्या, तो जब इंडस्ट्रीज चलती है तो धुआं धुआं कर देती है पूरे एरिया में, तो वो इंडस्ट्रीज जो है, तो इंडस्ट्रीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में जब आप कोल बर्न करने, जब आप इंडस्ट्रीज में मान लो कुछ किसी चीज को जला के पिघला रहे हैं, ये सारी चीजें, तो उसमें गैसेस, हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये रिलीज होंगी, एंड these gases will lead to pollution. Got it? एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या होता है कि जैसे ये हवा है, अब इस हवा में पता है आपको ऐसा दिख रहा है कि सब साफ है, लेकिन हम जो सांस ले रहे हैं, तो कभी देखा आपने सूरज की किरणें आती है तो उसमें दिखता है आपको बहुत बारीक बारीक कण उड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं
तो बहुत टाइनी पार्टिकल जो एकदम एयर में, जो हमें नेकेड आई से दिखते भी नहीं है, वो सूरज की रोशनी में कभी कोई दिखता है एकदम बारीक बारीक कण, तो वो हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ में हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। तो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन का कॉज है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल, पेपर फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ब्रिक क्लिंस जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना, तो दीज आर लीडिंग टू स्मोक। जब ये इंडस्ट्रीज कंबशन करती है, जलाती है चीजें, तो वो पार्टिकुलेट मटेरियल्स आपको पूरे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वो हम इनहेल करते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस एयर पोल्यूशन लीड्स टू हजार्डस ह्यूमन हेल्थ, प्लांट, एनिमल एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो एयर पोल्यूशन हुआ, तो इससे ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको हजार्ड्स होते हैं, सबको बीमारियां होती, सबको समस्याएं होती है। ठीक है, तो ये एक एयर पोल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं हम वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की बात करें अगर, तो वाटर पोल्यूशन क्या है? Caused by organic and inorganic waste and effluents। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट जो हो रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पानी में मिल जाएगा, कुछ या फिर कह सकते हैं नेचुरल है। ठीक है, जैसे मान लो फूल है, और ऐसा कचरा जो नेचर के द्वारा ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, और कुछ इनऑर्गेनिक हो रहा है जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये सारा सब कुछ, और वो जब पानी में जा रहा है तो वो भी पोल्यूट कर रहा है। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी प्रकार के वेस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, और मेन कल्प्रिट जो है वाटर पोल्यूशन के लिए वो है पल्प। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री होगी, पल्प इंडस्ट्री होगी, केमिकल इंडस्ट्री होगी, केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो लिक्विड डंप कर देते हैं फ्रेश वाटर में। क्लियर हुआ? डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज मतलब जो लेदर इंडस्ट्रीज होती है, लेदर को धोया जाता है, साफ किया जाता है, पूरा कचरा जो है वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। आप जैसे जाएंगे कहां पे, जैसे यमुना का जो बेल्ट है, तो वहां पे बहुत सारी टेंडरीज वाली जो इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेयर चलाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी के शॉक के मदद से। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा केमिकल जो रहता है तो वो पानी में डंप हो जाता है। तो ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर द मेन कल्प्रिट फॉर वाटर पोल्यूशन। दीज इंडस्ट्रीज डंप सब्सटेंस लाइक डाइज, मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज क्या डंप करती है? डाइज हो गए, डिटर्जेंट हो गए, एसिड हो गए, सॉल्ट्स हो गए, हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, जैसे लेड एंड मर्क्यूरी अगर मान लो ड्रिंकेबल वाटर में मिक्स हो गए बहुत माइन्यूट अमाउंट में, तो वो हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीजें वाटर पोल्यूशन का कारण है थ्रू दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, फ्लाई ऐश हो गया, फॉस्फो जिप्सम हो गया, आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट। और अब वाटर पोल्यूशन में सॉलिड वेस्ट भी होते हैं। फ्लाई ऐश मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो कोल के बड़े बड़े पावर प्लांट चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोल बर्न करते हैं, धुआं निकलता है, वो ऐश जाके जमा हो जाता है कहां पे? वाटर्स में, वाटर बॉडीज में। तो फ्लाई ऐश हो गया, फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स, स्मेल्टिंग होती है तो आयरन और स्टील का जो कचरा बचा हुआ रहता है वो पूरा पानी में डंप कर दिया जाता है। वो है सॉलिड लेकिन पानी को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन एक पोल्यूशन हो गया। फाइन, तो हाउ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? थ्रू एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? दिस इज एयर पोल्यूशन। हाउ इट इज हैपनिंग? दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और मैं। ठीक है, सिमिलरली आप जिस देखोगे तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन यानी, अब इसको एयर में नहीं डाल रहे हम, अलग से डाल रहे हैं, कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनके चलते आप कह सकते हैं वाटर बॉडीज जो हो गई, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म पानी छोड़ दिया जाता है वाटर बॉडीज में, तो वो थर्मल पोल्यूशन है। ठीक है, व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड, इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इट कॉजेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू दी थर्मल पोल्यूशन। सुना है, ये थर्मल पोल्यूशन हो गया। अब थर्मल पोल्यूशन समझ में अगर आ गया कि हाँ, गर्म पानी जब फैक्ट्रीज के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है, तो उससे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इंपैक्ट होगा। ठीक है, उससे वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो अब कभी मतलब ऐसा करना नहीं है, लेकिन जैसे आप देखेंगे पौधा है, उसको गर्म पानी डाल दोगे उस पौधे को, तो पौधा जल जाएगा, झुलस जाएगा, वो ग्रोथ नहीं ना कर पाएगा, उसकी जड़ें जल जाएंगी। तो वही चीज आप इंपैक्ट देखें तो इंपैक्ट क्या होता है कि वेस्ट डम्प्ड इज हाईली टॉक्सिक। अब थर्मल पोल्यूशन में जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपना गर्म पानी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो सिर्फ एक्वेटिक लाइफ खराब नहीं कर रहा है, वो वहां रह रहे ह्यूमन लाइफ जो है उसको भी इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बर्थ डिफेक्ट और मिसकैरेजेस के प्रॉब्लम देखने को मिले हैं थर्मल पोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं कि उन एरियाज में जो ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह के बाजू में जहां पे
थर्मल पॉल्यूशन हो रहा हो, ठीक है। इट हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, इट हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ। और इसी के साथ साथ आपको देखना होगा कि वाटर पॉल्यूशन सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। कैसे? अब मान लो अगर आपने क्या कर दिया, वेस्ट पटक दिया जमीन पे। मैं भी कभी बचपन में पता ऐसा सोचता था, कचरे की इतनी समस्या है, गहरा गड्ढा खोदो और पूरा कचरा उस गड्ढे के अंदर डाल दो और गड्ढे को ऊपर से बंद कर दो, किसी को कचरा दिखेगा भी नहीं, कचरे की समस्या खत्म हो गई। और मैं अपने आप को बहुत जीनियस समझता था बचपन में, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर मुझे समझ में आया ज्योग्राफी पढ़ा जब, कि सॉइल, अगर आप मतलब वेस्ट को सॉइल में डंप कर दे रहे हो तो वो वेस्ट सॉइल के अंदर रह गया। अब जब क्या होगा, बारिश होगी तो पानी पर्कुलेट करेगा, तो उस कचरे के अंदर से जो सॉल्युबल चीजें रहेंगी वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होके नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर में ही अब्सॉर्ब हो जाएगी, उससे ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर गेट्स कंटामिनेटेड। तो सॉइल पोल्यूशन, अगर आप सोच रहे हैं कि कचरा सॉइल पे पड़ा तो सिर्फ सॉइल पोल्यूशन हो रहा नहीं है, ठीक है, वो सॉइल के साथ साथ में रेन वाटर जब पानी को नीचे पर्कुलेट करके ले जाएगा, ठीक है, तो उससे ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होगा। गेटिंग द आइडिया? तो इस तरह से देयर इज रिलेशन बिटवीन सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ऑल दी पोल्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड एंड स्पेसिफिकली आल्सो हम एक एक पोल्यूशन को भी पढ़ रहे हैं। अगला आता है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन की भी कहानी बड़ी सिंपल है, क्या कि जो पोल्यूशन अननेसेसरी नॉइस क्रिएट करने के कारण होता है। फॉर एग्जांपल, कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो नॉइस पोल्यूशन होगा, जहां पे अनडिजायरेबल साउंड जो है, नॉइज जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर, सॉस, ठीक है, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब इंडस्ट्रीज चलती है, आप कभी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल के जाना तो वहां पे हर इंडस्ट्री के सामने से अलग अलग आवाजें आएंगी, ठीक है, अलग अलग मशीनरी चल रही है, अलग अलग तरह का साउंड क्रिएट कर रही है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स जो है, तो ये ऐसी जगह है जहां पे साइलेंट जोन होना चाहिए। और यहां पे जब देखेंगे ट्रैफिक लग रहा है, जैसे आप देखेंगे स्कूल, नो हॉर्न स्कूल अहेड, नो हॉर्न हॉस्पिटल अहेड, वो बोर्ड क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वहां पे क्रिटिकली इल पीपल, मतलब स्कूल में क्रिटिकली इल नहीं है, स्कूल में तो कंसंट्रेशन की जरूरत है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं और पे 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 करके हॉर्न बजेगा तो उनका कंसंट्रेशन भंग होगा, ठीक है। वैसे अगर जैसे आप देखो हॉस्पिटल में मरीज हैं तो इन एरियाज को नॉइस पोल्यूशन से बचाया जाना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इंपैक्ट हो गया किसका, नॉइस पोल्यूशन का, कि जैसे अगर आप देखिए ना बहुत नॉइजी एरिया रहता है तो किसी का सर दर्द होने लगता है, ठीक है, हेडेक होने लगता है, ये सारी समस्याएं, तो इरिटेशन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है लोगों को। अनवांटेड साउंड इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड रीजन फॉर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब वही आप पढ़ रहे हो और बहुत ज्यादा आवाज हो रही है क्लास में तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एग्जाम हॉल में इसीलिए बोला जाता है कि शांति से बैठे रहो ताकि सारे बच्चे अपना पेपर अच्छे से दे पाए। गॉट इट? फाइन। तो ये हो गया हमारा क्या समस्या कि इन्वायरमेंटल, मतलब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इंडस्ट्रीज है तो वो पोल्यूशन कर रही है और इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है। सीखा क्या हमने? समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे। समाधान ये है कि कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां पे एग्जांपल दिया गया, सम सजेशंस टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या है ना, बुक में आपको पूरे पॉइंट्स एक साथ दिए गए कि हाँ इन तरह से अपन जो समस्या है उन पे समाधान पा सकते हैं। तो आपको अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि नॉइस पोल्यूशन को कैसे खत्म करना है तो आप नॉइस पोल्यूशन वाला पॉइंट लिख देना। समझ में आया? पॉइंट्स हम सारे एक साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फाइन, मैं बताता चलूंगा कि किससे किस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? तो रीयूज करो, रिसाइकल करो पानी, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, जैसे छत पे जो पानी आ रहा है उसको प्रिजर्व किया जाए। वाटर रिसोर्सेज में पड़ा है, ज्योग्राफी जोड़ दो जरा, ठीक है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। थर्मल पोल्यूशन को ट्रीट कैसे किया जाए? तो जो हॉट वाटर एफ्लुएंट्स आप डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़ दे रहे हो उसको पहले ठंडा कर लो फिर छोड़ो, ठीक है, ताकि क्या होगा कि थर्मल पोल्यूशन ना हो। समझ गए? फिर क्या है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी ट्रीटेड इन 3 वेज। अब इंडस्ट्रीज से जो खराब कचरा या फिर पॉल्यूटेड मटेरियल निकल रहा है उसको 3 तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। वो 3 तरीके क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल मींस से, मतलब आप कुछ मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करो कि उसको वहीं पे ट्रीट कर दिया जाए, वहीं पे उसको एक तरह से कह सकते हैं ना, फिल्टर कर दिया जाए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, लोग क्या करते हैं, पानी की टंकी में मछलियां छोड़ देते कहीं कहीं, ठीक है, इस थॉट में कि मछलियां जो कचरा साफ कर जाएगी, लेकिन कचरा करेगी भी तो सही हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे क्या है कि बायोलॉजिकल मींस, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी को प्यूरिफाई करते हैं, तो बायोलॉजिकल मींस मतलब क्या है,
ह्यूमन एड की मदद से या फिर कह सकते हैं नेचर की मदद से, जैसे मनुष्यों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। और टर्शरी ट्रीटमेंट मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस, तो केमिकल वगैरह ऐड करके बायोलॉजिकली आप जैसे ह्यूमन बींग्स के एड से, जैसे नदी वगैरह साफ की जाती है, सारा सब कुछ फिजिकल प्रोसेस से, ये टर्शरी ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को 3 तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वे में ट्रीट किया जा सकता है। यूजिंग अ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्रीज शुड बी रेगुलेटेड लीगली, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही है उसको लीगली रेगुलेट किया जाना चाहिए, ठीक है, कि कितना ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास पैसा है, वो पाताल से पानी निकाल के ला सकते हैं, तो वहां पे ग्राउंड वाटर कौन कितना यूज कर रहा है उसको चेक किया जाए। यूजिंग ये सब वाटर पोल्यूशन को चेक करने वाला, थर्मल पोल्यूशन को चेक करने वाला बता दिया है। अब जैसे क्या है, यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज टू कंट्रोल स्मोक, धुआं निकलता है, स्मोक जो निकलता है उसको चेक करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कोल की जगह क्या कर रहे हो इस्तेमाल, ऑयल और गैस जो कि लेस पोल्यूटेंट है, ठीक है। एयर पोल्यूशन चेक कर लिया आपने। सिमिलरली जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स, तो जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है वो नहीं होगा। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया आपने। नॉइस अब्सॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, ठीक है। तो ईयरफोन और ईयर प्लग दिए जाते हैं कई कई वर्कर्स को कि वो बहुत ज्यादा नॉइस में इरिटेट ना हो जाए, ठीक है। उसके अलावा नॉइस अब्सॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए जिससे इंडस्ट्रीज के अंदर नॉइस कम जनरेट हो। क्लियर हुआ, नॉइस जनरेट भी हो तो अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये सारे तरीके हैं। वैसे जैसे अगर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर होता है, मैंने बताया ना, बारीक कण जो होता है, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू, जैसे फिटिंग स्मोक स्टैक्स इन फैक्ट्रीज विथ, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो जो चिमनियां रहती है वो धुआं निकालती है, स्मोक निकालती है, तो वो स्मोक स्टैक को आप क्या फिट कर दो, स्मोक स्टैक के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फिट कर दो, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज फील्ड बना दो कि अगर ये जैसे धुआं निकल के जाएगा इस तरफ से, तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज फील्ड से जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, वो वहीं पे गिर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाओ, फैब्रिक फिल्टर्स लगाओ। जैसे अब ये क्या है, एक फैब्रिक फिल्टर का एग्जांपल है कि स्मोक स्टैक के ऊपर लगा दिया, इसके अंदर कपड़े लगे हैं, फैब्रिक यानी कपड़ा, तो वो धुआं जब कपड़े के अंदर से निकलेगा तो धुआं निकल जाएगा, लेकिन डस्ट जो है उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो है, कण जो है, वो वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, स्क्रबर्स में क्या आ जाएगा कि जैसे ये स्क्रबर्स है तो धुआं निकलेगा, और धुएं को निकलते समय क्या होता है कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर कह सकते हैं वेट सरफेस रखा जाता है, ताकि पानी जो है, तो पानी के बहाव के बीच में से, बहाव नहीं कहेंगे, पानी के फुवारों के बीच में से जब धुआं निकलेगा तो उसके अंदर जो कण है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो वहीं गिर जाएंगे। मतलब यहां पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है स्क्रबर्स में। फिर आप देखेंगे इनर्शियल सेपरेटर में क्या होता है कि सीधे धुएं को ना निकालते हुए ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न, ठीक है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के थ्रू निकाला जाता है स्मोक को, ताकि क्या हो कि इनर्शियल सेपरेटर, तो जैसे धुआं तो निकल जाएगा लेकिन जो कण है तो वो क्या होगा कि यहां पे आएंगे, उसका इनर्शिया टूट जाएगा, ठीक है। फिर यहां टर्न है, ट्विस्ट है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यू विल मेक दी डस्ट पार्टिकल्स और पार्टिकुलर मैटर्स फॉल, ठीक है, आप उससे उसको गिरा लोगे। तो ये इनर्शियल सेपरेटर्स हो गए। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है। एट द एंड अगर जैसे देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। तो हमने प्रॉब्लम्स देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किस चीज में, इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, वो सारा सब कुछ, सारी इंडस्ट्रीज वगैरह तो देखी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम्स भी देखी, उसका सोल्यूशन भी देखा कि कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो सारे वेज भी देखे। कंक्लूजन में लाइन ये ध्यान रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, तो वो हमें ऐसा भी नहीं कि हम इंडस्ट्रीज को बंद करके रख दें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो सस्टेनेबल तरीके से हो। ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से क्या कर दें, खत्म कर दें। मोटामोटी चैप्टर यहां पे हमारा समाप्त होता है। एक चीज और है कि जैसे एनटीपीसी शोज दी वे वाला जो टॉपिक है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, तो वो एक एग्जांपल है कि कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए कि हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस करते हुए डेवलपमेंट किया जाए। तो कैसे वो फ्लाई ऐश जो उड़ रही है तो उसको मैनेज कर रहे हैं, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। अफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि अब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तो क्या है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कोल जलाते हैं, मतलब कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पेड़ भी लगा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी बना रहे हैं, तो उसका वो सारा पार्ट फाइन। ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा।
प्रैक्टिकली देखा जाए तो, क्योंकि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन उसका वन शॉट फिर भी दूंगा मैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, ज्योग्राफी कंप्लीट हुई। ज्वाइन दी चैनल, टेलीग्राम चैनल टीम DSR, वहां से नोट्स ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।